चलिए हम लोग पीएससी की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट पे आते हैं। सी सेट पे इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके हिसाब से दो निष्कर्ष उसके रहेंगे, उस पर आपको ऑप्शन लगाना रहता है। जैसे ऑप्शन में क्या क्या रहेंगे, 5 है, अभी 4 हो गया तो कोई भी इसमें से 4 दे देगा। बोलेगा जो भी कथन है उसके निष्कर्ष है तो पहला केवल सही है, फिर बोलेगा केवल दूसरा सही है, फिर बोलेगा या तो एक सही या तो दो सही है, फिर रहेगा ना तो एक सही ना तो दो सही, और फिर रहेगा एक और दो दोनों सही है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन होता है, फिर एग्जाम्पल के थ्रू ये यूनिट को कवर अप करेंगे। एक ध्यान जो देना है इसमें ऑप्शन सी जो रहता है, या तो एक सही या तो दो सही, इसका मतलब क्या है, दोनों में से केवल एक स्थिति रह सकती है। केवल एक स्थिति, इसका मतलब क्या है कि अगर पहली कंडीशन फॉलो करेगा तो उस समय दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर सकता, और अगर दूसरी कंडीशन को फॉलो करेगा तो पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता। तो एग्जाम्पल से हम लोगों को जल्दी समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल की तरफ हम लोग पढ़ेंगे सीधा। तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे पहला कथन दे रहा है हमारे पास, वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से शादी करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। ये एक कथन दिया हुआ है कि शोभा बहुत गोरी है और वकील लोग गोरी लड़कियों से शादी करते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकाल रहा है वो, कि शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है और शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। तो एक चीज ध्यान देना है, अगर शोभा गोरी नहीं होती ऐसा लिखा रहता तो सीधा सीधा हो जाता कि शोभा का विवाह वकील से नहीं हुआ है, बट शोभा गोरी है तो उसका विवाह वकील से हुआ होगा, ऐसा कह सकते हो आप। ये वाला स्टेटमेंट फॉलो कर सकता है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि शोभा वकील को रिजेक्ट कर दे या वकीलों को कोई दूसरी गोरी लड़कियां मिल जाए, तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि शोभा का विवाह वकील से नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे शोभा का विवाह वकील से होता है तो शोभा का विवाह वकील से नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा। मतलब अगर पहला स्टेटमेंट हमारा सही होता है तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हम लोग ऐसे बोले कि शोभा का विवाह वकील से नहीं हुआ है, ये स्टेटमेंट फॉलो करता है, तो उसी समय पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो या तो एक या तो दो निर्गत है, इसका आंसर ये आएगा। मतलब जब पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा तो दूसरा फॉलो नहीं करेगा, और अगर दूसरा फॉलो करेगा तो पहला फॉलो नहीं करेगा। दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकता है। तो याद रखोगे, निष्कर्ष एक और दो दोनों तर्क संगत कब आता है, जब दोनों एक ही टाइम पे फॉलो करता हो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक टाइम पे दोनों फॉलो नहीं करता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, या तो एक फॉलो करेगा या तो दो करेगा। फिर हमारे पास कथन आ रहा है दूसरा, सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरिंदर ईमानदार है। दो प्रकार से बोल रहा है, जितने भी लड़के होते हैं वो ईमानदार होते हैं और सुरिंदर ईमानदार है। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है वो देखते हैं। आपको केवल कथन पे ध्यान देना है, बाहर से दिमाग नहीं लगाना है। बोल रहे हैं सुरिंदर एक लड़का है और सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। तो अब इसमें आप जो पहला स्टेटमेंट है इसको ठीक से पढ़ेंगे, सभी लड़के ईमानदार हैं बोल रहा है। तो इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि लड़कियां ईमानदार नहीं हो सकती, लड़कियां भी ईमानदार हो सकती है। तो अगर आप निष्कर्ष पे जाओगे सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, तो गलत हो सकता है ये स्टेटमेंट, क्योंकि लड़कियां भी ईमानदार हो सकती हैं, कुछ लड़कियां हो सकती हैं, एक हो सकती है, दो। लड़के सब ईमानदार हैं वो ठीक है, बट इससे आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जितने भी ईमानदार लोग हैं वो लड़के हैं, लड़कियां भी कुछ होंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब सुरिंदर ईमानदार है, तो सुरिंदर एक लड़का है, चूंकि सुरिंदर ईमानदार है इसलिए वो एक लड़का है, ये स्टेटमेंट भी सही से फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर कोई लड़की ईमानदार है तो सुरिंदर भी एक लड़की हो सकता है। आपको संज्ञा पे नहीं जाना है कि सुरिंदर लड़के का नाम है सर, तो आप लगा दो। इसमें क्या है, सुरिंदर एक लड़का है, ये भी ठीक से फॉलो नहीं करता। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ना तो एक आएगा ना ही दो आएगा, हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, दोनों फॉलो नहीं कर पा रहा है। हम दोनों निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे। आप बोलने को बोल सकते हो कि सुरेंद्र एक लड़का है, बट अभी आप श्योर नहीं हो। जब आप श्योर नहीं रहोगे तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। इस चीज को जानना है, समझना है, यही चीज है कथन निष्कर्ष में। थोड़ा सा पेचीदा रहता है, हल्का फुल्का, थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ भी जाना है और थोड़ा सा रुकना भी है, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना ज्यादा सही रहता है। नेक्स्ट कथन हमारे पास बोल रहा है, प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय की अनियमितताओं को देखते हुए वित्त मंत्री से कहा है कि वे या तो कल तक इस्तीफा दे देवे या फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने को तैयार है। मतलब क्या है, गड़बड़ी इतनी हुई है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप इस्तीफा दे दो,
नहीं तो मैं तुमको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दूंगा। इसके हिसाब से निष्कर्ष क्या निकल रहा है उसकी तरफ जाना है। तो निष्कर्ष में पहला बोल रहा है वित्त मंत्री कल इस्तीफा दे देंगे, दूसरा बोल रहा है वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ से दिख रहा है दोनों में से कोई एक कंडीशन तो उसके साथ होगी। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो पहला वाला सही हो जाएगा, बर्खास्त नहीं करेंगे उसको। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मान लो पहला स्टेटमेंट हमारा सही होता है, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, तो उनको बर्खास्त करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो फिर से कैसी कंडीशन आ रही है, जिस समय पहला सही होता है दूसरा गलत हो जाता है, और जिस समय पहला गलत रहता है दूसरा सही हो जाता है। मतलब या तो एक सही रहेगा या तो दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कथन, देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को 1 जून की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। मतलब क्या है, ये कथन किस हिसाब से दिख रहा है आपको, जनसंख्या के हिसाब से दिख रहा है कि अगर जनसंख्या बढ़ते रहेगी तो देश की जनता के पास ना तो खाने के लिए जमा रहेगा खाना, और ना ही रहने के लिए जमीन होगी। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो पहला इसमें निष्कर्ष आ रहा है, कृषि को अधिक से अधिक, ये मटर लिखा है यहाँ पे, आप मिसप्रिंट है ये, इसको उन्नत कर लोगे। कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए पहला। दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, निष्कर्ष आ रहा है इसमें, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो अगर आप कथन पे ध्यान दोगे, कथन पे कहीं पे भी कृषि का जिक्र हुआ ही नहीं है कि कृषि की व्यवस्था हमारी खराब है या ऐसा है वैसा है। स्टेटमेंट पे पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम का ठीकरा फूट रहा है जनसंख्या के ऊपर फूट रहा है। हम अपनी कृषि कितनी भी उन्नत कर ले, अगर हमारी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो हमारे पास रियलिटी में खिलाने को जगह पैसे जो रहेगा ही नहीं, कृषि करने के लिए जमीन भी नहीं रहेगी, ना ही कृषि की उतनी उत्पादकता होगी। तो कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट जनसंख्या वृद्धि के कंट्रोल करने के लिए निष्कर्ष के बराबर नहीं है। तो ये वाला आप क्या मानोगे, गलत है। देखते हैं दूसरा बोल रहा है जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। प्रॉब्लम हमारे कथन में तो जनसंख्या की ही है, जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती है तो जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, केवल दो निर्गत है, या केवल दो सही है। हमारा नेक्स्ट कथन आ रहा है, भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। क्या बोल रहा है, शहरी क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास समान नहीं है। आपको केवल यही स्टेटमेंट देखना है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है बाहर। इसका निष्कर्ष क्या बता रहा है, आपके सामने किसी ने स्टेटमेंट बोला है कि गांव और शहरों का विकास समान नहीं है। इसमें निष्कर्ष में आता है ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। दूसरा इस अपना निष्कर्ष आता है परिवार का असीमित आकार से निर्धनता का कारण। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान दोगे तो जो हमारा कथन है, कथन में कहीं पे भी निर्धनता शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है, बताया ही नहीं है कि गांवों की निर्धनता शहरों की निर्धनता से ज्यादा है। हमारे कथन में नहीं है तो इसको आप नहीं लगा सकते। अपने से दिमाग नहीं लगाना है कथन और निष्कर्ष के समय, जो स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से चलना है, जो कथन है उसी के हिसाब से। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, परिवार का असीमित आकार निर्धनता का कारण है, तो असीमित आकार के बारे में भी कहीं पे बात करते नहीं दिख रहा है, तो इसको भी आप नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा दोनों गलत हो जा रहा है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, ना तो एक निर्गत है ना ही दो निर्गत है। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर, जो आपको पुट करना पड़ेगा। फिर हमारा कथन आता है, भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में रुकावट नहीं आई। क्या बोल रहा है, भारी वर्षा हुई है फिर भी फिर भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। इससे हमको निष्कर्ष क्या निकालना है कि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। दूसरा अपना निष्कर्ष निकल रहा है, भारी वर्षा प्रायः रेल सेवाओं में बाधा बाधा डालती है। तो अगर आप पहले कथन को पढ़ोगे यहाँ तक पूरा पढ़ते हो आप कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवा में रुकावट नहीं आई, मतलब भारी वर्षा होती थी तो रेल सेवाओं में रुकावट आती थी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, भारी वर्षा प्रायः रेलों में बाधा लेके आती है, ये ठीक है। पहला स्टेटमेंट पे जाते हैं, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। ऐसा दिख रहा है क्या कि भारी वर्षा लिखा है, केवल अगर होता तो कुछ बनता। तो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा अपना नहीं मिल रहा है, ये वाला निष्कर्ष अपना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। केवल वर्षा ऋतु में ही प्रॉब्लम आती है,
हो सकता है सर्द में भी आ जाए, गर्मी में भी आ जाए, किसी प्रकार से हो सकती है। तो इसमें जो पहला कंक्लूजन है या पहला निष्कर्ष जो है हमारा उतना सही नहीं जाता, तो इसको हम क्या मारेंगे, गलत मारेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा इसमें, केवल दो जो है सही है। फिर हमारे पास कथन आ रहा है, दिल्ली से कलकत्ता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफी सुगम है। इसका मतलब क्या है, दिल्ली से कलकत्ता आप हवाई जहाज से जाओगे तो वो सुगम होगा या अच्छा होगा या सरल होगा, ऐसा कथन दिया हुआ है। निष्कर्ष क्या बता रहा है, दिल्ली और कलकत्ता के बीच यातायात का कोई अन्य साधन नहीं है, ऐसा बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है दिल्ली कलकत्ता हवाई सेवा से जुड़े हैं। तो अगर आप चाहते हो सेकंड निष्कर्ष में वायुयान से यातायात जा रहे हो, आप वायुयान से यात्रा कर रहे हो, तो मतलब वो हवाई सेवा से जुड़े हैं, ये तो फिक्स है। बट यहाँ ऐसा लिखा ही नहीं है कि केवल वायुयान है। तो आप इसमें क्या कोई अन्य साधन भी हो सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा होगा गलत, दूसरा सही है, पहला जो है हमारा गलत है। तो आंसर क्या आएगा, केवल दो निर्गत है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट कथन आ रहा है, वर्ष 2009 से उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या के प्रयास में विफल व्यक्ति को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया या अपराधी की श्रेणी से मुक्त कर दिया। तो अगर आप जानते होंगे तो आत्महत्या में एक ऐसा अपराध है आत्महत्या का प्रयास करना, जिसमें अगर दोषी अपराध कर दे तो सजा नहीं है, क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली तो मरे हुए व्यक्ति को तो सजा दे नहीं सकते। बट अगर आत्महत्या में वो फेल हो जाता है तो उसके लिए सजा है कि वो खुद को मारने की कोशिश करा, तो वो अपराध की श्रेणी में आता था। ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि 2009 से सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के प्रयास में विफल, अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, मतलब अब अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, अब प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है। और दूसरा स्टेटमेंट निकाल रहा है, 2009 से पूर्व आत्महत्या को अपराध माना जाता था। तो अगर आप देखोगे तो 2009 से बोल रहा है कि आत्महत्या में जो है अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है, तो 2009 के पहले तो अपराध माना जाता था, ये बिल्कुल सही है, दिख रहा है वो चीज। बट अब प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, कोई भी रिलेशन नहीं है इसका कथन से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा आंसर फिर से क्या आएगा, केवल दो सही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन ही ज्यादा होता है हमारे साथ। फिर कथन आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट, आज के समय में दुनिया का कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है। स्वावलंबी मतलब क्या होता है, जो खुद से सभी चीजों का काम कर ले, अपना काम खुद से करे, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, उसको आप बोल सकते हो स्वावलंबी। इसमें जो कथन पे निष्कर्ष दे रहा है, पहला निष्कर्ष देता है, यह असंभव है कि एक देश अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर ले। और दूसरा देता है, देश के लोग सुस्त हो गए हैं। अब ये स्टेटमेंट जो था, क्या था कथन हमारा, आज के समय में दुनिया का कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है, मतलब वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, दूसरे मतलब दूसरे देशों पर निर्भर करता है, ऐसा बोल रहा है। स्वावलंबी नहीं है मतलब आज के समय में हर देश दूसरे देशों पर निर्भर करता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आप खुद भी सोच सकते हो। ऐसा असंभव है आज की जनरेशन में कि एक देश अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर ले। आप किसी भी देश की बात कर लो, ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी जरूरत की सभी चीजों का उत्पादन स्वयं करता है। जैसे भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका से ले लेता है, चाइना से ले लेता है, बाकी देशों से ले सकता है। बट चाइना के पास क्या नहीं है, खाना नहीं है, चाइना में उतना उत्पादन नहीं होता है कि वो अपनी भूख पूरी कर सके। तो यही चीजें हैं, जिसकी जरूरत है, तो ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी जरूरत की चीजें स्वयं कर ले उत्पादन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, निष्कर्ष जो हो रहा है हमारा सही है। दूसरे बढ़ते हैं, देश के लोग सुस्त हो गए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश के सभी लोग सुस्त हो जाए, कुछ ना कुछ लोग तो जगे होंगे। तो इसका रिलेशन हमारा सही नहीं लग रहा, तो दूसरा क्या होगा, गलत होगा। तो आंसर क्या लगेगा, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है। पहला, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते। देखो आपका जो कथन है इसमें पाठक के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये तो गलत होगा, हटा देना। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं बोल रहा है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, ऐसा तो नहीं बोला है कि पुस्तकें पुस्तकालय में हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा।
पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए नहीं होती, उसके अलावा भी कई चीजें रहती हैं, इसको भी आप काटोगे। फिर है कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं, यही चीज बोल रहा हूं, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, मतलब सभी पुस्तकालय में पुस्तक है, तो वही चीज है, कोई भी पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, ऐसा कोई पुस्तकालय नहीं है जहाँ पे पुस्तकें नहीं है, क्योंकि सभी पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, तो ये चीज जो है हमारी सही होगी। फिर इनमें से कोई नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही होगा। फिर कथन आता है, मंदिर पूजा स्थल है, चर्च भी पूजा स्थल है। इसमें आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, मंदिर भी पूजा करने का स्थल है, चर्च भी पूजा करने का स्थल है। निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, सभी मंदिर चर्च है, और दूसरा सभी चर्च मंदिर है। तो मंदिर में भी आप पूजा कर रहे हो, चर्च में भी आप पूजा कर रहे हो, लॉजिक लगाना। तो इससे ये तो नहीं है कि सभी मंदिर चर्च हो गए, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और सभी चर्च मंदिर बन गए, ये भी सही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो क्या फॉलो करेगा, ना तो एक ना तो दो, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है, योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है। ये डायरेक्ट है, आपको बन जाएगा। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है। ये वाला सही लग रहा है, इसको सही मार लेते हैं, बाकी पढ़ लेते हैं। एक धनी व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ऐसा नहीं है जरूरी, तो ये गलत हो जाएगा। एक गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ये भी सही नहीं है। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमाने की योग्यता होती है, ये भी गलत है। तो हमको दिख ही रहा है यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर क्या आएगा, एक गरीब व्यक्ति भी पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब क्वेश्चन है पूर्व धारणाओं से। अब आपको कथन दिया है, उससे आपको पूर्व धारणा बताना है या अनुमान बताना है। इसके पहले हम लोग निष्कर्ष ले रहे थे, अब पूर्व धारणा करना है। कैसे बनेगा, तो लगभग सेम रूल रहते, देखते हैं क्या बोल रहा है। यह ओवन घर लेके चाहिए, आप बहुत स्वादिष्ट पकवान बना सकेंगे जो कि पहले आप बना पाने में असमर्थ थे। ऐसा कौन बोल रहा है, ए ब्रांड का एक विज्ञापन है। तो कोई ब्रांड है ए, वो क्या विज्ञापन देता है कि अगर आप हमारे ब्रांड का ओवन घर लेके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा खाना बना पाएंगे जो आप पहले बना पाने में असमर्थ थे, मतलब पहले जो आप नहीं बना पाते थे। इससे पूर्व धारणा क्या निकलती है, देखते हैं। उपयोगकर्ता स्वादिष्ट पकवान बनाने का तरीका जानता है, पर उसके पास पकाने के लिए उचित ओवन नहीं था। वही चीज है, आप असमर्थ थे पहले। अयोग्य नहीं लिखा है, असमर्थ लिखा है। अयोग्य लिखता तो गड़बड़ हो जाती, यहाँ पे असमर्थ लिखा है, तो उसको बनाना आता है बट उसके पास साधन नहीं है, तो ये वाला चीज एकदम सही है। दूसरा बोल रहा है, केवल ब्रांड ए का ओवन ही बहुत स्वादिष्ट पकवान बना सकता है। तो विज्ञापन दिया है उसने, तो विज्ञापन में वो अपनी बढ़ाई करेगा, दूसरे की बुराई करेगा नहीं, या दूसरे के बारे में जिक्र तो करेगा नहीं। तो इससे आप क्या ये पूर्व धारणा नहीं लगा सकते कि केवल ए ब्रांड का ही ओवन बना सकता है, तो ये गलत लग रहा है। तो क्या होगा सही, केवल एक सही है। नेक्स्ट कथन आ रहा है हमारे पास, बोल रहा है, कृपया नोट करें कि कंपनी केवल बाहरी जगहों से आने वाले अभ्यर्थियों को, अगर वे चुने जाते हैं तो आवास उपलब्ध कराएगी। एक कोई कंपनी है, वो अलग अलग लोगों का सिलेक्शन कर रही है, बोल रही है क्या, अगर कोई बाहरी व्यक्ति चुना जाता है तो कंपनी उसको आवास उपलब्ध कराएगी, मतलब बाहर से आया है हमारे यहाँ काम करने के लिए तो हम उसको आवास उपलब्ध कराएंगे। इससे पूर्व धारणा क्या निकालने की कोशिश कर रही है, स्थानीय अभ्यर्थियों के पास रहने की कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी ही। और दूसरा बोलता है, कंपनी केवल स्थानीय कर्मचारियों का ही चयन करना चाहती है। तो अगर आप देखोगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या बोल रही है, अगर कोई बाहरी जगह से आता है अभ्यर्थी और वो चुना जाता है तो हम उसको घर बना के देंगे। मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है कि वो स्थानीयों को नहीं चुनेगी, स्थानीयों को चुनेगी बट उनको घर नहीं देगी। क्यों, क्योंकि उनके पास घर पहले से ही रहने की कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी। तो पहली पूर्व धारणा हमारी बिल्कुल सही है, स्थानीय अभ्यर्थियों के पास रहने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी ही। दूसरा बोलता है, कंपनी केवल स्थानीय कर्मचारियों का ही चयन करना चाहती है। अगर वो स्थानीय कर्मचारियों का चयन करना चाहती तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन नहीं लिखती कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है तो हम उसको घर उपलब्ध कराएंगे। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। तो क्या सही होगा, केवल एक निर्गत है। कथन दे रहा है, नीचे जाने के लिए कृपया लिफ्ट का उपयोग न करें। एक 5 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक निर्देश है। बोल रहा है कि 5 मंजिला एक इमारत है जिसकी सबसे ऊपर मंजिल 5वीं मंजिल पे लिखा है कि नीचे अगर आपको जाना है तो आप लिफ्ट का उपयोग ना करें। करें नहीं, ना करें, मना कर रहा है लिफ्ट का उपयोग करने से। इसकी पूर्व धारणा क्या है, नीचे जाते समय लिफ्ट कोई भार उठा पाने में असमर्थ है,
दूसरा बोल रहा है लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा की एक बात है, ना कि एक अधिकार। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप पूर्व धारणा पहले देखो, लिफ्ट अगर आपको ऊपर उठाने के लिए सक्षम है तो नीचे लेके आने के लिए भी तो सक्षम होगी। तो लिफ्ट के नीचे से आते समय कोई भार उठाने में असमर्थ है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो ऊपर लेके जा सकती है तो नीचे भी ला सकती है। फिर दूसरा अपनी पूर्व धारणा क्या दिखा रहा है? लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा की एक बात है, ना कि अधिकार। मीनिंग क्या है? आपको जब नीचे से ऊपर जाना था तब मेहनत लगती है, तो मेहनत के लिए आपको सुविधा दे दी गई है। जब ऊपर से नीचे आना है तो उतनी मेहनत नहीं करना है, क्योंकि केवल आपको उतरना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सुविधा आपको दे रहा है, ना ही आपका अधिकार है। तो कौन सा सही होगा? केवल दो सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। बोल रहा है यह पुस्तक इस प्रकार से तैयार की गई है जिससे एक सामान्य विद्यार्थी भी जो रीजनिंग पढ़ने की इच्छा रखता है बिना शिक्षक के भी अध्ययन कर सकता है। किसी एक पुस्तक के बारे में बता रहा है कि वो पुस्तक को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ने की इच्छा रखता है तो बिना शिक्षक की मदद के भी वह कर सकता है। इससे आपको क्या पूर्व धारणा लगाना है? पहला बोल रहा है सामान्य विद्यार्थी बिना शिक्षक के रीजनिंग का अध्ययन करना चाहता है, और दूसरा यह पुस्तक शिक्षक का एक अच्छा विकल्प है। तो जो बोल रहा है बिना शिक्षक के भी अध्ययन कर सकता है, तो मतलब क्या है? शिक्षक के बिना कर रहा तो शिक्षक का अच्छा विकल्प है। ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है सामान्य विद्यार्थी बिना शिक्षक के रीजनिंग का अध्ययन करना चाहता है। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात लिख नहीं रहा है, क्योंकि विद्यार्थी के बारे में क्या बोल रहा है? रीजनिंग पढ़ने की वो इच्छा रखता है, बताया नहीं है कि शिक्षक के बिना पढ़ना चाहता है या शिक्षक के साथ। तो इसको आप क्या करोगे? गलत मारोगे। तो आंसर हमारा क्या होगा? केवल दो निर्गत है। नेक्स्ट कथन की तरफ आते हैं। कथन बोल रहा है सभी व्यक्ति समसामयिकी पत्रिका पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब सभी व्यक्ति करंट अफेयर पढ़ना पसंद करते हैं। इस तरीके से बोल रहा है करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ना पसंद करते हैं। ये कथन दिया है। पूर्व धारणा क्या बता रहा है? कि समसामयिकी पत्रिका पढ़ने के लिए ही है। दूसरा बता रहा है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। तो अगर आप इसको देखोगे तो समसामयिकी पत्रिका जो बनाई गई है वो पढ़ने के लिए ही बनाई गई है, इसलिए लोग पढ़ना पसंद कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है सभी बोला है, और प्रत्येक फर्क हो जा रहा है कि पढ़ना पसंद करते हैं ऐसा बोला है। शिक्षित होने वाली बात तो लिखा ही नहीं है कहीं पे। तो आप प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो ऐसा ये चीज नहीं बता पाएगा। तो पूर्व धारणा दूसरी वाली आप गलत करोगे, तो कौन सा सही होगा? केवल पहली सही है। ऑप्शन नंबर एक को ही टिक करोगे इस पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। कथन बोल रहा है यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो किसान संकट में पड़ जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। पूर्व धारणा क्या दिया है? समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। दूसरा सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। अब इस पे देखो, बोल रहा है अगर पूरे महीने बारिश नहीं होगी तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे, मतलब समय पर बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है, एकदम सही बात है। और दूसरा बोल रहा है अधिकतर, यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है। आप देखो यहाँ पे भी अधिकतर वर्ड यूज किया है। सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा? एक और दो दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी लगेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए इच्छुक है, एक कॉलेज विद्यार्थी का कथन है। एक कॉलेज का स्टूडेंट के हिसाब से आपको सोचना है। एक कॉलेज स्टूडेंट बोल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनल कंप्यूटर खरीदना चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए इच्छुक है। इससे पूर्व धारणा क्या निकल रही है? पर्सनल कंप्यूटर आवश्यकता नहीं परंतु विलासिता है। और दूसरी पूर्व धारणा निकल रही है पर्सनल कंप्यूटर के प्रयोग से दक्षता स्तर में सुधार होता है। कहाँ पे ध्यान देना है? ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है एक कॉलेज का विद्यार्थी बोल रहा है, तो विद्यार्थी तो विलासिता पे ध्यान नहीं देगा, भले जनरली देते हैं, बट विलासिता को आपको काटना है। ये एक आदर्श विद्यार्थी है, ऐसा ही समझ के चलना है। तो आदर्श विद्यार्थी विलासिता की बात नहीं करेगा। तो पर्सनल कंप्यूटर आवश्यकता नहीं विलासिता है, ये तो बिल्कुल गलत करोगे आप। दूसरा, पर्सनल कंप्यूटर के प्रयोग से दक्षता स्तर में सुधार होता है, सही बात है। स्टूडेंट है वो बोल रहा है अगर मेरे पास कंप्यूटर रहेगा तो मैं क्या अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ, अपनी दक्षता को बढ़ा सकता हूँ। तो ये वाला सही होगा। तो हमारे पास क्या आएगा? केवल दो निर्गत है। नेक्स्ट कथन की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है वे बच्चे सामान्यतः अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रधानाध्यापक की ओर से अभिभावक को सूचना देते हैं, मतलब एक अपना हेड मास्टर है या प्रिंसिपल है, वो बच्चों के पेरेंट्स को या गार्जियन को सूचना दे रहा है कि ऐसे बच्चे जिनको आप प्रोत्साहित करते हो वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये ऐसा टीचर क्यों बोल रहा है, इसकी पूर्व धारणा आपको समझना है। तो इसमें बोल रहा है कुछ अभिभावक बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते, और दूसरा अभिभावक प्रधानाध्यापक की सलाह का पालन कर सकते हैं। अब
अपने हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो हैं वो आके बोल रहे हैं टीचर्स बच्चों को, अपने गार्जियंस को, कि जो भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हेड मास्टर ये बात देखे होंगे या प्रिंसिपल ये बात देखे होंगे कि कुछ गार्जियन ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते, तो वो चीज बिल्कुल आएगा। तो ये वाला हमारा सही होगा। दूसरा, जब गार्जियन या ये बात समझेंगे या उनके जो पेरेंट्स ये बात समझेंगे हेडमास्टर से, तो वो उनकी सलाह का पालन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो अगर नहीं भी कर सकते रहता तो वो भी सही रहता, क्योंकि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो अभिभावक प्रधान अध्यापक की सलाह का पालन कर सकते हैं, ये भी सही है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें? दोनों। ऑप्शन ई, निष्कर्ष एक और दो दोनों तर्क संगत है। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है स्टेटमेंट, सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने के लिए एक योजना आरंभ की है ताकि वे अपने शैक्षिक स्तर को सुधार सकें। इससे जो हमको पूर्व धारणा मिल रही है, क्या बोल रही है? समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सके, इस हेतु कोचिंग संस्थाएं उन्हें सहायता करेंगी। दूसरी पूर्व धारणा है, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। तो दोनों चीज देखोगे आप। एक जो स्टेटमेंट है उस पे जाते हैं वापस, सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है जिससे वे अपने शैक्षिक स्तर में सुधार कर सके। मतलब कमजोर वर्ग के लोग का शैक्षिक स्तर से वो पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक स्तर रूप से या शैक्षिक स्तर में वो पिछड़े हुए हैं। तो सेकेंड कंक्लूजन वैसी बात कर रहा है हमारा कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, ये बिल्कुल सही है। अब सरकार क्या कर रही है? उनको कोचिंग देने के लिए योजना आरंभ कर रही है। तो दूसरा पढ़ते हैं, समाज के कमजोर वर्ग छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सके, इस हेतु कोचिंग उन्हें सहायता करेगी। तो कोचिंग खोल क्यों रहा है? उनकी सहायता करने के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो रहा है? सही हो रहा है। इसमें जनरली जब भी आप पढ़ोगे ना निष्कर्ष को या पूर्व धारणा को, तो आप दूसरा पहला कैसे भी सीक्वेंस में कर सकते हो, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस दोनों सही है या नहीं ये देखना पड़ता है। तो दोनों इसमें सही आ रहे हैं। नेक्स्ट कथन पे बढ़ते हैं, दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए ही रह गया। मतलब बोल रहा है, दो देश है, मान लो भारत और पाकिस्तान है, एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, पर जो महत्वपूर्ण मसला था वो बिना हल हुए ही रह गया है, ऐसी बात कर रहे हैं। इससे आपको पूर्व धारणा क्या बताना है? दोनों देश के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका, और दूसरा, थोड़े समय बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे। तो आप देखोगे, बोल रहा है एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए रह गया। एक नाजुक समझौते पे वो लोग हस्ताक्षर तो किए रहे हैं। अब वो नाजुक समझौता कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला भी जो है वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि बारे में बताया ही नहीं है। तो इसमें जो पहला पूर्व धारणा आ रहा है, दोनों देशों के बीच शांति समझौता नहीं हो सका, बात ही नहीं किया शांति समझौते की। महत्वपूर्ण मसला कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, पानी हो सकता है, खाने की चीजें हो सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शांति समझौता ही हो ये बात तो जरूरी नहीं है। तो पहला वाला आप क्या करोगे? गलत करोगे। और दूसरा बोल रहा है थोड़े समय बाद दोनों देशों में फिर से आक्रामक हो जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान के एग्जाम्पल लिए थे, भारत अमेरिका ले लेते हैं। किसी मुद्दे पे ये दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुआ, एक इंपॉर्टेंट मसला छूट गया। जैसे मान के चलिए हमारा हो रहा था मिसाइल्स के लिए या हॉवित्जर तोप वगैरह के लिए, जिसके लिए भी हो रहा था करंट पे, आपको चेक करना। अब सिग्नेचर हुआ और बिना एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था उसमें, उस पर भारत साइन नहीं किया। मान लो परमाणु के लिए नहीं किया। अब परमाणु के लिए दोनों में साइन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों आपस में लड़ जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में ना तो पहला सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, मैंने अपने खाते के बारे में शाखा प्रबंधन को कई पत्र लिखे हैं पर अब तक कोई जवाब मुझे नहीं मिला। मतलब क्या, अगर इंग्लिश में इसको देखोगे तो बोल रहा है कि मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को अपने खाते के बारे में या अपने अकाउंट के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लेटर लिखे, बट ब्रांच मैनेजर ने मुझको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पूर्व धारणा क्या निकल रही है? शाखा प्रबंधक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राहकों से प्राप्त पत्र पढ़े, और दूसरा, शाखा प्रबंधक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राहकों से प्राप्त पत्रों का जवाब दे। अब सीधी सी बात है, मैं किसी को पत्र लिख रहा हूँ तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो पढ़े। तो शाखा प्रबंधन से यह अपेक्षा हो कि प्रबंधक से कि वो ग्राहकों का पत्र पढ़े, बिल्कुल सही है। और अब तक कोई जवाब नहीं मिला बोल रहा है, मतलब वो जवाब लेने की भी उम्मीद कर रहा था। तो शाखा प्रबंधक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राहकों से प्राप्त पत्र को जवाब भी दे, तो ये भी सही है। तो क्या होगा सही? दोनों। दोनों एक साथ सही है कि वो पत्र भी पढ़ेगा साथ ही साथ जवाब भी देगा।
तो ऑप्शन नंबर ई लगाओगे इस पे। फिर एक कथन आ रहा है, हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, एक विज्ञापन है। एक विज्ञापन बोल रहा है, एक एडवर्टीजमेंट बोल रहा है कि कंप्यूटर क्षेत्र में हम सबसे अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। इससे पूर्व धारणा क्या लग रही है? लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं। वो बोल रहा है कि सर्वोत्तम सबसे अच्छी ट्रेनिंग हम देते हैं। तो ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि जो भी लोग होंगे वो सबसे अच्छी ट्रेनिंग देंगे। और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट निकाला है तो वो ये उम्मीद करके बैठा है कि लोग जो है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? दोनों सही होगा। निष्कर्ष एक और दो या पूर्व धारणा एक और दो दोनों जो है तर्क संगत होंगे। इस चीज को ध्यान पे रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, आज का लास्ट स्टेटमेंट रहेगा ये, किराए पर एक कार चाहिए, एक विज्ञापन है। इससे पूर्व धारणा क्या निकल रही है? सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिल जाते हैं। और दूसरा, लोग विज्ञापन का जवाब देंगे। तो अगर इस पे देखेंगे तो बोल रहा है किराए पर एक कार चाहिए। अब वो कार के बारे में नहीं बताया है कौन सी चाहिए, एक कार बोल रहा है। तो इससे अगर आप देखोगे सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है। सभी प्रकार के वाहन मिल जाएंगे मुश्किल है, क्योंकि कार एक अलग प्रकार का वाहन है। ट्रैक्टर है, ट्रक है, ट्रॉली है, बाइक है, ये सारे भी तो वाहन में आते हैं। तो वाहन बोलना कि सभी प्रकार के मिल जाए, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है। लोग विज्ञापन का जवाब देंगे। अब विज्ञापन छपा है, तो विज्ञापन छापा है तो उसका जवाब देंगे। जिसको किराए पे कार देना होगा या जिसको किराए पे कार लेना होगा वो तो जरूर बताएगा। तो सेकंड वाला थोड़ा सही लग रहा है। तो सेकंड वाला हमारा सही होगा। तो क्या होगा हमारा? केवल दो निर्गत है। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी। इसके लिए याद रखेंगे, कोई सेट ऑफ रूल ज्यादा काम नहीं करते हैं। आपको लिमिट में सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। कुछ एक क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है और कुछ एक में आपको अंदर रहना पड़ता है। ये पूरा पूरा आपकी वहां पे कार्य कुशलता पे डिपेंड करेगा, आप कितना अच्छे से बना सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी इसको बनाने जाओगे सी सेट क्वेश्चन पे, तो आप उस समय अपने दिमाग से बाकी सारी चीजों को अलग कर देना कि आपसे ये वाला पार्ट का क्वेश्चन नहीं बना है, कि आपसे लैंग्वेज नहीं बना है। अगर आप दिमाग में अपने कोई दूसरा बर्डन लेके जाते हो तो यहाँ पे आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना इसको या तो आप सबसे पहले बनाओ या तो सबसे लास्ट में बनाओ, जिस समय आपका पूरा हेडेक खत्म हो गया हो।